अब देखिए आपकी स्क्रीन पर ये है क्रूड का चार्ट, ठीक है। ये चार्ट में आप देखिए कैसी दिख रही है आपको ये गिरावट। ये है कल का दिन, ठीक है। ये है 9 मार्च का दिन। ये जो आपको रेड कलर की बार दिख रही है, आप इस बार की पहले तो मोटाई देखिए। बार की मोटाई मतलब इतना बड़ा दिन था, इतने ज़्यादा वॉल्यूम थे, इतना ज़्यादा ट्रेड था, इसकी मोटाई को आप ऐसे समझ लीजिए। देखिए इसका हाई कितना है, इसका हाई था $114 के करीब, $114.07 कल इसने हाई मारा। और कल ही का लो देखिए, ये देखिए कल इसका लो है $82 का, ठीक है। और अभी हम जब ये चर्चा कर रहे हैं तब ये तेल कहाँ ट्रेड कर रहा है, $90 के नीचे ट्रेड कर रहा है। 9500 इसका तर्कसंगत स्तर है, यानी कि हम अभी लगभग वहीं पर खड़े हैं, क्योंकि $90 का 95 हो जाएगा आपको नहीं पता। हो सकता है हम ये शो खत्म करें उससे तब तक ये 95 हो जाए और ये फिर तब तक नीचे आ जाए। लेकिन हाँ, अभी जो $120 वाली तेजी थी वहां से अगर आप देखें तो $120 से हम $90 आ गए, यानी कि $30, 3 चौक 12, यानी कि करीब 25% अभी भी हम अपने उस लेवल से नीचे आ चुके हैं। तेल के बाजार में ये जो लेवल कल गया था 114, ये आप देखिए तो कितने लंबे, ये समझने वाली बात है। ये लेवल कितने समय बाद गया था, तो ये लेवल लास्ट टाइम जो था वो था 2022 अगस्त में। 2022 अगस्त के बाद पहली बार हमने कल बाजार में इतना उच्चतम स्तर देखा था। लेकिन हाँ, ये तेजी टिकी नहीं, 24 घंटे भी नहीं टिकी। हम $120 से सीधे आ गए नीचे $82 $83 पे, और अभी हम $89.27 पर ट्रेड कर रहे हैं पर बैरल का रेट। सर, अब इस कच्चे तेल के उपभोक्ताओं की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले विमानन, जो एयरलाइंस इंडस्ट्री है, एयर कार्गो हैं, क्या असर इन पर पड़ता दिखा? देखो शो, 120 क्या बल्कि $100 का तेल भी अगर ये सारा संकट ना हो, हुरमुज चल रहा हो, तो $100 क्या $80 के तेल के पक्ष में भी कोई डिमांड सप्लाई का ढांचा नहीं दिखाई देता, क्योंकि ग्लोबली डिमांड कम है, ओपेक के उत्पादन ज़्यादा हैं, रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है अटलांटिक के उस बाकी हिस्सों में। ये पूरी की पूरी कीमत की कटौती सिर्फ डिसरप्शन से, सप्लाई डिसरप्शन की गिरावट है और की तेजी है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां से लेके अभी तक, जब तक हुरमुज नहीं खुलती, ये परिस्थितियां ठीक नहीं होती हैं और अलग अलग जगह रिफाइनरीज बंद होती हैं, फोर्स मेजर होते हैं, क्रूड अपने वास्तविक फंडामेंटल से बिल्कुल अलग मूव कर रहा है। अगर डिमांड सप्लाई के फंडामेंटल्स देखें तो क्रूड को किसी स्थिति में $60-65 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि ये तेज वॉलेटिलिटी आने वाले दिनों में हमें बार बार दिखाई देगी। एक मिसाइल कहीं गिरेगी कुवैत में किसी जगह, तो कीमतों में बढ़ोतरी होती दिखाई देगी। एयर सर्विसेज पर हमने 2 दिन पहले बात की थी। एविएशन अब वापस संकट की स्थिति में आ गया। जेट फ्यूल की कीमतें पूरी दुनिया में महंगी हैं, प्रीमियम्स काफी बढ़े हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई विमानों के लिए जेट की फ्यूल की लागत बढ़ने के साथ उनके रास्ते भी लंबे हो गए हैं। 4 से 5 घंटे भारत से जाने वाली उड़ानों का समय 4 से 5 घंटे बढ़ गया है। मिडिल ईस्ट की जो इमिरेट्स, कतर और एतिहाद जैसी प्रमुख एयरलाइंस हैं, जो कार्गो का बड़ा हिस्सा नियंत्रित करती हैं, कार्गो फ्लाइट्स लगभग बंद हैं, बड़ा हिस्सा कार्गो का प्रभावित हुआ है। और अब जो दूर से आने वाली, मतलब जो दुनिया के नक्शे पर सुदूर की एयरलाइंस हैं, जिनको सबसे ज्यादा नुकसान होता है जब जेट फ्यूल की कीमतें बढ़ती हैं, उनमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। तो न्यूजीलैंड की एयरलाइंस ने, एयर न्यूजीलैंड ने अपने यहाँ किराया बढ़ाने की घोषणा कर दी है। माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइंस क्वांटास भी जल्द ही किरायों की बढ़ोतरी करेगी। इसके अलावा जो बाकी एयरलाइंसेज हैं वो अभी थोड़ा हिम्मत करके दिखाने की कोशिश कर रही हैं। जैसा हमने कहा था कि डिमांड से ज्यादा ये कमी कॉस्ट की प्रॉब्लम है। विमानों के किराए और उनके इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ गए। तो जंग जब 8-9 दिन से निकल चुका है, तो अगले आपको 2-3 दिनों में कई अलग अलग रूट्स के ऊपर किराए में जेट फ्यूल के कारण बढ़ोतरी होती दिखाई देगी। उसकी शुरुआत हमने क्वांटास और एयर न्यूजीलैंड के साथ देख ली है। सर, अब थोड़ी सी घर की बात कर लेते हैं। घर की बात करें तो आज जो बिल्कुल टॉप ऑफ द माइंड है, जो सुर्खियां हैं, वो है सर एलपीजी की जो आपूर्ति है, उसको लेकर जो चारों तरफ सायरन बज रहे हैं। सरकार कुछ कर रही है, कंपनियां कुछ कर रही हैं, चीखों की आवाज़ आने लगी है। एलपीजी की कॉमर्शियल आपूर्ति में कटौती की वजह क्या है, और क्या ये शॉक जो लगा है इसके एब्जॉर्वर के तौर पर देख रहे हैं आप? यह कटौती संभावित थी और प्रत्याशित थी। हम लोग आपको शुरुआत से ही बता रहे थे। आपको याद होगा पहले दिन जिस दिन हमने युद्ध पर चर्चा की थी और आपको एक डैशबोर्ड दिखाया था जिसमें हमने बताया भी था कि एलपीजी का संकट जो है वो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर 14 तारीख के आसपास, 15 से 14 तारीख के आसपास दिखने लगेगा, कमर्शियल लेवल पर अभी से दिखने लगा। तो चूंकि वो 14 का संकट ना आए, सरकार ने कमर्शियल सप्लाई को काटना शुरू किया। कमर्शियल सिलेंडर्स रोक दिए गए, होटल और रेस्टोरेंट्स को सप्लाई रोक दी गई, और वो संकट आज हमें दिखाई दे रहा है। एलपीजी कम
कर दिया गया। कोशिशें की जा रही कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी उपलब्ध हो और बुकिंग का समय भी बढ़ा दिया गया। पर झटका ज़्यादा बड़ा था क्योंकि भारत में कमर्शियल होटलिंग इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है। मुंबई में, कर्नाटक में कई जगह रेस्टोरेंट्स बंद हैं। होटल्स की सबसे बड़ी समस्या है। जो टूरिस्ट वहाँ आ रहे हैं, जो लोग वहाँ रह रहे हैं, वहाँ सबसे बड़ी संकट हो सकते हैं। तो इसलिए पिछले 24 घंटों में ही इसकी प्रतिक्रिया हुई। होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने कहा कि उनके लिए काम करना मुश्किल होगा। सरकार ने कमेटी बनाई है तेल कंपनियों की मिलाकर और उनसे कहा है कि होटल रेस्टोरेंट ओनर से बात करें और उनके लिए आपूर्ति को सामान को ठीक करने की कोशिश करें। 19 किलोग्राम के सिलेंडर पर 100 रुपया तो महंगा कर ही दिया गया है। तो आपके घर रेस्टोरेंट से आने वाला खाना, क्लाउड किचन से आने वाला खाना तो शर्तिया आने वाली 24 घंटे में महंगा हो जाएगा। लेकिन ये उस क्राइसिस की, उस संकट की शुरुआत है, पहला हिस्सा है जहां सरकार ने तत्काल कमर्शियल सप्लाई को रोक लिया। करीब 8 से 9% के आसपास टोटल एलपीजी का हिस्सा कमर्शियल सप्लाई में जाता है। तो ये पहला दौर हमें इसका दिखाई देने लगा है जहां हमें रेस्टोरेंट और कैंटीन, अस्पतालों और होटलों पर असर दिख रहा है। दूसरे दौर में हमें चुनौती ये दिखाई देगी जो घरेलू सप्लाई आपूर्ति को लेकर आ सकती है। सर, एक चीज़ समझना चाहेंगे यहाँ पर कि एलपीजी तो कोई नई गैस नहीं है, इतना लंबे समय से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। क्राइसिस इतनी बड़ी कैसे हो गई? बड़ी बेहद महत्वपूर्ण चुनौती जो हमें समझना पड़ेगा। और अगर आप ध्यान देखें तो पिछले साल की जो जंग थी वहां से सरकार को एक संकेत भी मिला था। जब हमने ईरान और इजराइल का पहला जंग देखा था होर्मुज में, पर जो चर्चा हम आज होर्मुज की कर रहे हैं, चर्चा अगर आप याद करें, स्मृतियां थोड़ी कमजोर होती हैं, चर्चा हमने पिछली बार भी की थी होर्मुज की। पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने चर्चा की थी जब ईरान और इजराइल के बीच पहला टकराव हुआ था और अमेरिका ने बॉम्बिंग की थी। उस समय सरकार को इस बात का संकेत मिल गया था कि ये होर्मुज का रास्ता जहां से 80 से 85% गैस आती है, इसके लिए कुछ विकल्प ढूंढना पड़ेगा, और वैसा नहीं हुआ। और एलपीजी जो कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण ईंधन है, जिस पर पूरी रेस्टोरेंट इकोनॉमी और पूरा घरेलू गैस क्षेत्र चलता है, वहां 4 बड़ी चुनौतियां हैं। और ये बेहद जबरदस्त इग्नोरेंस है सरकार की तरफ से, जिसका संकट हम आज देख रहे हैं, जो समझना जरूरी है। पहली चीज तो यह कि एलपीजी की डिमांड लगातार बढ़ती चलेगी। ये आंकड़े हमारे सामने हैं। घरेलू उत्पादन बेहद सीमित है। घर का जो प्रोडक्शन है वह केवल 11 से 13 मिलियन टन के आसपास है। पिछले 8 साल में भारत में एलपीजी का कंजम्पशन 44% बढ़ा है, बावजूद इसके कि पीएनजी यानी जो पाइप्ड नेचुरल गैस है जो घरों में पहुंच रही, इसके बाद 44% बढ़ा है। करीब 31.3 मिलियन टन के आसपास 2025 के वित्त वर्ष में था, जो पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं। और भारत का घरेलू उत्पादन है करीब 12 से 13, 11 से 12, कभी 12 होता है, 12 से 13 मिलियन टन के आसपास है। बचा हुआ सारा हिस्सा इंपोर्ट होकर आता है। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती एलपीजी स्ट्रेटजी के भीतर क्या थी? भारत के पास एलपीजी का कोई स्टॉक पाइल नहीं। इतना बड़ा ईंधन, इतनी जरूरी चीज, और भारत ने उसका कोई बड़ा रिजर्व नहीं बनाया। भारत ने क्रूड ऑयल का तो रिजर्व बनाया 3 अलग अलग हिस्सों में, करीब 533 मिलियन टन का, लेकिन एलपीजी के लिए कुछ नहीं किया गया। केवल थोड़ा सा एक पहला स्टॉक बनाने की तैयारी 60,000 टन की गई, लेकिन अभी भी वो सांकेतिक तौर पर, पायलट तौर पर चलाया जा रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी कठिन बात, जो बात एलपीजी के संकट में हमें दिख रही है, और अगर ये युद्ध लंबा चल जाता है, 1 हफ्ते और चल जाता है, तो ये घरों तक पहुंच सकती है। ब्लैक मार्केटिंग और एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ना शुरू हो गए। वो ये है कि भारत के 90% एलपीजी इंपोर्ट्स पूरी तरह मध्य पूर्व पर केंद्रित हैं। सऊदी अरब, यूएई, कतार और कुवैत, और ये सब होर्मुज के रास्ते आते हैं। भारत का अधिकांश एलपीजी इंपोर्ट उसी रास्ते से आता है। अब आप ये पूछिए किसी से कि हमने 1 साल पहले इस जंग का एक ट्रेलर देखा था, जो आज पूरी फिल्म के तौर पर हमारे सामने आया। इस बीच में सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए कोई वैकल्पिक सूत्र निकाले कि नहीं निकाले, और अब जाकर जब ये संकट हुआ है तो पता चल रहा है सूत्रों के हवाले से कि सरकार ने यूएस के कोस्ट से एलपीजी उठाने के लिए एक नया एग्रीमेंट किया है 2.2 मिलियन टन का, जो टोटल इंपोर्ट रिक्वायरमेंट का 10% है। यानी अगर अमेरिका से भी एलपीजी मंगाई जाएगी तो उसको आने में समय लगेगा, लेकिन ये जो पूरा रास्ता बंद है, इस रास्ते से जो 90% एलपीजी आती थी, ये जो ओवर कंसंट्रेशन है, और वो भी दुनिया के सबसे जोखिम भरे जोन में, जहां एक जंग हमें पहले से दिख रही है लंबे समय से चलती हुई, ये तीसरी बड़ी चीज थी। और इसके अलावा बॉटलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी जो है, और जो इस तरीके का डिसरप्शन होने वाला था, इसकी संभावना या इसका कोई रिस्क मॉडल या इसका कोई स्ट्रेस टेस्ट नहीं किया गया था। ये 4 बड़ी चीजें हैं जिन वजहों से आज हम एलपीजी का संकट एक झटके में 24 घंटे के अंदर पूरी सब जगह से आवाज उठनी शुरू हो गई है कि गैस की शॉर्टेज है।
बिल्कुल। और आपको एक डैशबोर्ड दिखाते हैं जो अंशुमान जी ने बनाया था और स्पेशली हम लोग आपके लिए लेकर आए थे, जिसमें हमने ये बताया था कि कितने दिन में कहाँ कहाँ आपको किस किस तरीके की क्राइसिस दिख सकती है। तो देखिए, एलएनजी पे बात कही थी 2 से 5 दिन, एलपीजी पे कहा था 10 से 14 दिन, और आज 11वां दिन है युद्ध का, ठीक है। और आप देखिए कि 10 से 14 दिन में एलपीजी की क्राइसिस आपके सामने। एटीएफ आपको दिख गया। कच्चे तेल पे कहा था कि 40 से 74 दिन तक का समय लगेगा। तो अगर उतना लंबा तो अभी वॉर चला नहीं, और कच्चे तेल पर ऐसी कहीं कोई क्राइसिस दिखी नहीं। पेट्रोल डीजल के भाव हमने बढ़ते देखे नहीं। यूरिया 2 माह का बफर है, 45 से 60 दिन। तो ये आप रखिए, और इसको हम बार बार अपने अलग अलग शोज में आपको बताते रहेंगे और याद दिलाते रहेंगे कि बोनस पॉइंट के साथ अगर आप हैं तो सबसे आगे कैसे हैं। सर, अगला सवाल यह है कि अभी एलएनजी की और गैस सप्लाई की स्थिति क्या है, और संकट से निपटने की तैयारी क्या है? कोई विकल्प है हमारे पास? क्या आपको लगता है कैसे इस संकट से निपटा जा सकता है? 2 तरीके के विकल्प में देखो, पहला अलार्म तो बज गया, एलएनजी का तो पहले ही दिन बज गया था। जिस दिन कतर पर हमला हुआ और राफेल बंद हुई, उसी दिन हमने देखा कि भारत में उद्योगों के लिए गैस की कटौती शुरू हो गई, प्रेशर कम हो गया। भारत करीब जो टोटल डेली का कंजम्पशन है वो करीब 195 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे का कंजम्पशन है नेचुरल गैस का। इसमें 50% एलएनजी हम इंपोर्ट करते हैं, और वो भी 14 मिलियन टन उसमें से कतर से आता है, बाकी अन्य खाड़ी देशों से आता है। यहां भी हमारा कंसंट्रेशन काफी बड़ा इसी जोन से, इसी रास्ते से, जिस रास्ते में ये जंग हो रही है। तो करीब 30% भारत का इंपोर्ट तात्कालिक तौर पर प्रभावित हुआ है। 2 रास्ते, 2 विकल्प हैं। एक विकल्प था राशनिंग, जो शुरू हो गई, हमने देखा पहले स्तर पर ग्लास का, सिरेमिक का और पेट्रोकेमिकल सेक्टर्स की कटौती के सप्लाई में कटौती कर दी गई, और वो कटौती धीमे धीमे अब उद्योगों के बंद होने में, हम आपको बता चुके हैं मोरबी में यूनिट्स बंद हो रही, कई और क्षेत्रों में भी उद्योगों के बंद होने में उनके कामकाज को प्रभावित कर रही है। अभी भी प्रायोरिटी के लेवल के ऊपर जो इस तरीके के इमरजेंसी प्रोटोकॉल होते हैं, उनमें प्रायोरिटी लेवल पर फर्टिलाइजर को गैस मिल रही है। जो पावर संयंत्र हैं जो सरकारी ग्रिड को बिजली सप्लाई करते हैं, जिनको पीपीए वाले पावर सेक्टर के प्लांट कहा जाता है, उनको भी को गैस मिल रही है। और जो सिटी गैस है, सीएनजी और पीएनजी, जो कि वाहनों के लिए और घरों के लिए मिलती, इनके लिए मिल रही है। लेकिन ये 11वें दिन के बाद अब संकट लंबा बढ़ रहा है, और दुनिया में जितनी बड़ी गैस कंपनियां हैं, खासतौर से जो मध्य पूर्व से गैस की सप्लाई करती, सबने फोर्स मेजर लागू कर दिए हैं। तो भारत की कुल गैस सप्लाई का 30 से 35% हिस्सा अब स्ट्रेट प्रेशर में दिखाई दे रहा है। तो अभी हल्का दबाव है, आने वाले दिनों में हो सकता है राशनिंग और बढ़े। इसके बाद अगला निशाना कटौती का ऑटो फ्यूल हो सकता है, सीएनजी हो सकता है, जिसको कम किया जाएगा। उसमें राशनिंग हो सकती है कि थोड़ी कम सप्लाई की जाए और पीएनजी को बचा लिया जाए, जो कि खाना बनाने की गैस है। दूसरा जो विकल्प सरकार अब कंसीडर कर रही है वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से महंगे स्पॉट रेट के ऊपर एलएनजी का आयात करना, जो कि टैंकर के जरिए आती, जो निरापद रास्तों से या खाली रास्तों से आ सकती है, लेकिन उनकी कीमतें ज़्यादा हैं, और उनकी डील करना और उनको लेकर आना, इसमें लंबा समय लगेगा। अगर ये जंग 4-5 हफ्ते और चलती है, जैसा कि संकेत मिल रहा है, तो फिर शहरों में कोटे के आधार पर गैस वितरण की नौबत आ सकती है। तो यह संकट पहले शुरू हुआ था, और ये धीमे करके अभी थोड़ा संभालने की कोशिश की जा रही। एलपीजी तत्काल सामने हमारे आ गया है। तेल और गैस की कीमतों में हुई बढ़ोतरी की वजह से उद्योगों का इनपुट लागत बढ़ने लगी है, और इसकी वजह से उनके मुनाफों पर चोट पहुंचने लगी है। अगर एफएमसीजी इंडस्ट्री अपनी बात करें तो अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने के लिए तैयारी शुरू कर रही है, पैकेजिंग को हल्का करने की तैयारी में है। कच्चा तेल महंगा होने की वजह से एफएमसीजी कंपनियों की पैकेजिंग लागत पर खास तौर से असर पड़ा है। तो सर, सबसे पहला असर हम देखें तो एफएमसीजी से शुरू है, जो आगे तक जाएगा। बहुआयामी असर शुभम, केवल एफएमसीजी क्या, बाकी सब पर जाएगा। एफएमसीजी के लिए कई तरह से कच्चा माल भी महंगा हो रहा है। जैसे अगर आप देखें कि जो फूड प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट है, या जो ग्रेन का इंपोर्ट है, एडिबल ऑयल का इंपोर्ट है, वो प्रभावित हो रहा है। सबसे बड़ी असर पड़ेगा पेंट इंडस्ट्री के ऊपर और पैकेजिंग को लेकर। जैसा आपने बताया, क्रूड डायरेक्टली जो है पॉलीमर्स के लेमिनेट्स के प्राइसेस को प्रभावित करता है, और पॉलीमर और लेमिनेट्स के प्राइसेस भारतीय बाजार में बढ़ने लगे, तो इसका असर वो सीधे पास ऑन करना शुरू करेंगे। चाहे ब्रेंट $100 के आसपास एक बड़ा बेंचमार्क हो जाता है कंपनियों के लिए, तमाम लागतों को संतुलित करने का, नियंत्रित करने का। रुपए की कमजोरी इसमें और ज्यादा प्रभावित कर रही है। हमने पाम ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी पर कल चर्चा की है, क्योंकि बायोडीजल में पाम ऑयल ट्रांसफर किया जा रहा है साउथ ईस्ट एशिया के देशों की तरफ से कच्चे तेल की और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कमी के लिए, तो उसका असर भी हमें खाद्य उत्पादों पर दिखाई देगा। पहले शुरुआत में मार्जिन प्रेशर्स दिखेंगे,
जो हमें जो आमतौर पर तरीका होता है मार्जिन से मार्जिन सिकुड़ते हैं और उसके बाद फिर प्राइसिंग एक्शन शुरू हो जाते हैं, कीमतें बढ़ाने की, पैकेजिंग कम करने की कोशिश की जा रही। जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड सेक्टर हैं एफएमसीजी में, अगर आप निवेशक हैं और आप निवेश के फैसले स्टॉक मार्केट में लेना चाहते हैं, तो पैकेज्ड फूड, बिस्किट्स, एडिबल ऑयल, व्हीट, शुगर, मिल्क और ये सॉलिड ये इंपॉर्टेंट हिस्से हैं जिन पर सबसे पहले असर हमें दिखाई देगा इस संकट का। होम केयर और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, जहां पर पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल होता है और जिनकी पैकेजिंग क्रूड की कीमतों से या क्रूड की कीमतों के बेंचमार्क पर प्रभावित होती है। इसके बाद फिर दूसरे स्तर पर पर्सनल केयर प्रोडक्ट आते हैं और जिन पर ऑयल और केमिकल का इस्तेमाल सीमित तौर पर होता है। चलिए, अमेरिका ईरान युद्ध की वजह से दुनिया भर में शेयर बाजारों पर दबाव बढ़ सकता है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन का कहना है कि युद्ध की वजह से अमेरिकी इंडेक्स S&P 500 10% तक टूट सकता है। इधर मंगलवार को भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजारों में रिकवरी दिखी है। निफ्टी 233 पॉइंट बढ़त के साथ 24,261 के स्तर पर बंद हो गया। सर, बाजार क्या समझ रहा है और वास्तविकता क्या है? बाजार में हम देखते हैं कि एक दिन गिरावट आती है, अगले दिन फिर रिकवरी आ जाती है, तीसरे दिन फिर डर सताने लगता है। क्या लगता है आपको, बाजार किस तरह देख रहा है इस युद्ध को? बाजार ने कल डोनाल्ड ट्रंप के बयान से समझने की कोशिश की कि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध को सीमित करना चाहते हैं या रोकना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं। हालांकि ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा, अमेरिका की तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया, ईरान की तरफ से कुछ ऐसा नहीं हुआ। बाजार इतना ज्यादा टूट चुका था कि इसे डेड कैट बाउंस आप कह सकते हैं कि नीचे से थोड़ी सी बेहतरी दिखाई दी। अच्छा, बाजार को जिस ट्रिगर ने तोड़ा था वो था वो था तेल $120 पर। एक पॉजिटिव सेंटीमेंट यही बन सकता था, साहब $120 का तेल $90 पर आ गया। हालांकि $90 पर $95 कम नहीं है। वहां से बाजार को थोड़े पॉजिटिव ट्रिगर दिखाई दिए, कई जगह वैल्यू बाइंग हमको दिखाई दी, कहीं लोगों ने अपनी बॉटम फिशिंग की और बाजार में थोड़ी रिकवरी दिखाई दी। पर ये रिकवरी अगर आप इस भ्रम में हैं कि जंग खत्म होने के संकेतों के आधार पर आ रही है, बाजार मान रहा है कि जंग खत्म होने वाली है, तो ईरान और इजराइल के और अमेरिका के जो ताजे बयान हैं और जो उनकी तैयारियां हैं, उस स्थिति में थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और ये बेहद वॉलेटाइल फेज़ है बाजारों के लिए, क्योंकि बाजार मजबूती के साथ कुछ ऐसे ट्रिगर तलाशने की कोशिश करते हैं जहां से वो वापस रिकवरी कर सकें और फिर अचानक जियोपॉलिटिकली कुछ बड़ा ऐसा हो जाता है जिसका असर हमें दिखाई देता। तो ये जो वॉलेटिलिटी है, ये जो उतार चढ़ाव है, ये बाजारों का स्थायी स्वभाव रहेगा जब तक ये जंग निबटती नहीं है। और जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि जो कॉम्प्लिकेशन है, ये सीधी ऐसी जंग नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू की और बटन दबाया और कल से बंद कर दी। ये जिस स्तर तक जा चुकी है और इसके बाद जो पूरा जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर इस मिडिल ईस्ट का हिला है पूरी दुनिया में वो उबरने में, उसे ठीक होने में लंबा समय लगेगा और बाजार ये बार बार महसूस करेंगे और इसका झटका खाते रहेंगे, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। तो देखिए, चाहे क्रूड ऑयल हो, चाहे शेयर बाजार हो, उथल पुथल बनी रहेगी और ट्रेड इस समय ना करें, बेहतर है। करें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करें। लेवल एक बार टूटे तो ये मत सोचें अरे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि बाजार इस समय बहुत ज़्यादा रिस्की हैं। तो मेरा तो यही कहना होगा कि या तो बाजार अभी ट्रेड्स को दरअसल अवॉइड करें, और अगर ट्रेड कर रहे हैं, आपको नहीं रुक मिल रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं यही तो मौका है ट्रेड करने का, तो फिर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ कीजिए।